नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया भव्य रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के पक्ष में वोट करने की अपील। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में हुआ नामांकन। बीजेपी कांग्रेस समेत कई दलों ने किया नामांकन। नामांकन की अंतिम तारीख है 27 मार्च। ऑनलाइन नामांकन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिजिकली भी भरा नामांकन पत्र। रोशनाबाद मुख्यालय में नामांकन के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी रहे मौजूद। हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पौड़ी पर किया गंगा पूजन। अपनी जीत का मांगा आशीर्वाद। बोले, इस बार चुनाव में 2 विचारधाराओं की लड़ाई। हरीश रावत हुए भावुक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील। कहा, हमेशा कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च महत्व दिया। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट आज करेंगे नामांकन। नामांकन में सीएम धामी करेंगे शिरकत। प्रभारी दुष्यंत कुमार और महेंद्र भट्ट भी रहेंगे मौजूद। भावना पांडे ने छोड़ी बसपा। भावना पांडे को हरिद्वार लोकसभा से बनाया गया था बसपा का कैंडिडेट। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी। 4 दिन पहले ही भावना पांडे ने बीएसपी की थी ज्वाइन। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को लेकर पुलिस प्रशासन ने की बैठक। आम जनमानस से सहयोग की गई अपील। स्थानीय जनता से भी मांगा गया सुझाव। रुद्रपुर में आगामी पर्वों को लेकर बुलाई गई पीस कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू धारा 144 को लेकर भी पुलिस प्रशासन बरत रहा सतर्कता। पुलिस ने बढ़ाई गश्त। मसूरी में फायर सर्विस के जवान बेजुबान जानवर के लिए बने देवदूत। खाई में गिरे जानवर का किया गया रेस्क्यू। मौके पर पहुंची वेटनरी डॉक्टर ने किया इलाज। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें नैनीताल से। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे नैनीताल से। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट आज नामांकन करते नजर आएंगे। नामांकन में सीएम धामी भी मौजूद रहने वाले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार भी इस दौरान नामांकन करते नजर आएंगे। प्रकाश जोशी भी आज अपना पर्चा भरेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे नैनीताल से। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट आज नामांकन करते नजर आएंगे। अजय भट्ट आज अपना नामांकन करेंगे। वहीं इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी भी इस दौरान नामांकन करते नजर आएंगे। प्रकाश जोशी आज पर्चा भरेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी नैनीताल से आपको बता रहे हैं। नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट आज अपना नामांकन करते नजर आएंगे। नामांकन में सीएम धामी भी मौजूद रहने वाले हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार भी आज अपना नामांकन करेंगे। आपको बता दें प्रकाश जोशी आज पर्चा भरते नजर आएंगे। वहीं नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट आज अपना नामांकन कराने वाले हैं। नामांकन के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार भी इस दौरान नामांकन करते नजर आएंगे। प्रकाश जोशी आज अपना पर्चा भरेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी नैनीताल से आपको बता रहे हैं। नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट आज अपना नामांकन करने वाले हैं। नामांकन में इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार भी इस दौरान अपना नामांकन करने वाले हैं। प्रकाश जोशी भी आज अपना पर्चा भरेंगे। नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट अपना नामांकन करने वाले हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिस दिन परिणाम आएगा, जब मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और सारे रिकॉर्ड पहले के टूट जाएंगे, नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनेगा जिसमें भारी बहुमत से देश की जनता मोदी जी के जो 10 साल का उनका कार्यकाल है, उन्होंने जो देश के लिए तपस्या की है, अपने एक एक पल और एक एक क्षण को देश को उन्होंने समर्पित किया है, उस तपस्या का परिणाम आने का दिन होगा। उस दिन अभी होली है, उस दिन दिवाली होगी। सर आपने भी काफी
राजधानी देहरादून में रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता से टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के पक्ष में वोट करने की अपील की, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गुनसोला के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार समेत कई नेता मौके पर मौजूद रहे। टीवी स्क्रीन पर हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए आज गढ़वाल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी, टिहरी से माला राजलक्ष्मी शाह और कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने पर्चा भरा। वहीं बता दें कि बलूनी और माला राजलक्ष्मी शाह के नामांकन में मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड के अंदर, इसलिए आज 4 धामों का विकास हो या बद्रीनाथ केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, नवनिर्माण हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, ये बहुत सारे काम जो अभी भाई अनिल ने यहाँ से गिनाए, वो सारे काम इसीलिए संभव हो पा रहे हैं कि आज दोनों ही जगह पर दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। आप सबको पता है उत्तराखंड आज देश के अंदर जहां बहुत सारी बातें 370, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना, सीएए का कानून लागू होना या देश के अंदर अन्य जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो सब मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के अंदर भी हमने देश का पहला राज्य, हम सबको गौरव प्राप्त हो गया, उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति को एक गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। भाइयों बहनों, मैं बधाई देना चाहता हूं। हम सब इस भूमि को देवभूमि, दिव्य भूमि मानते हैं। मैं आज अनिल बलूनी की बात नहीं करूंगी, नरेंद्र मोदी की बात नहीं करूंगी। सबसे पहला प्रश्न ये पूछूंगी कि जो देवभूमि है वहां पर क्या एक भी वोट उस पार्टी के लिए जा सकता है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया? इस प्रश्न का उत्तर दे दो। जिसे हम देवभूमि कहते हैं, क्या उस कांग्रेस पार्टी का क्या एक भी व्यक्ति स्वागत करेगा जिसने भव्य राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण को ठुकरा दिया? इस सवाल का जवाब दो। क्या इस देवभूमि पर कांग्रेस के उस नेता के लिए, कांग्रेस की उस विचारधारा के लिए एक भी वोट पड़ेगा जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता है? क्या इस देवभूमि पर एक भी वोट उस कांग्रेस पार्टी के लिए पड़ेगा? ये वो भूमि है जहां देवताओं का वास है और जहां के शूरवीरों ने भारत की सरहद पर जाकर मां भारती के संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस भूमि पर क्या एक भी वोट कांग्रेस को पड़ेगा जिन्होंने धारा 370 का हटाने का विरोध किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत की संसद में भारत के संविधान को चुनौती दी और भारत की सेना से साक्ष्य मांगा कि बताओ पाकिस्तान में जाकर तुमने दुश्मन को किस तरह से खदेड़ा? आज सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के और शूरवीरों के परिवार से पूछना चाहती हूँ, क्या एक भी वोट ऐसी निर्लज पार्टी को जाएगा? मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपके इस पसीने का ऋण मैं कभी चुका तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, इस गढ़वाल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मतदाता हैं, जो हमारे नागरिक हैं, इनके लिए जो भी मेरे जीवन में जितनी मेरी यथाशक्ति है, उनके लिए किसी भी काम के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ जन कल्याण के कामों के लिए करूंगा। भाइयों बहनों, मैंने पिछले 1 हफ्ते में पूरा हर विधानसभा का प्रवास भी किया, कार्यकर्ताओं से भी मिला और आम नागरिकों से भी मिला। मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन काल में, मैं लंबे समय से चुनाव को देख रहा हूं, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा। बहुत लोगों का प्यार मिला है, सभी लोग साथ हैं हम लोग। जिस तरह से इस बार हमारा रैली हुआ है, हम सब का, ये मेरा ही नहीं, मोदी जी का है, धामी जी का, आप लोग हर एक व्यक्ति का है। ये कमल का फूल का रैली है और हम लोग सब, मुझे लगता है बहुत ही आगे बढ़ेंगे और बहुत सबका प्यार मिलेंगे और भगवान का आशीर्वाद। और परिवर्तन टिहरी लोकसभा से होगा और पूरे देश में परिवर्तन की लहर है।
इंडिया अलायंस जो है देश में सरकार बनाएगा और तमाम जो अब तक के 10 सालों का लेखा जोखा है उसका पुख्ता प्रमाण मांगेगा, जांच कराएगा। और जो जातियां इन लोगों ने की हैं, जिस तरह की हरकतें की जा रही है, वो देश के आम जनमानस को मान्य नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च महत्व दिया है। हरीश रावत ने कहा कि पंचायत चुनाव में जब 750 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराएं लगाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने 32 घंटे तक थाने में ही धरना दिया। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। कार्यकर्ता साथियों, आप कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता हरीश रावत आप सबका आह्वान कर रहा है कि आप अपने आप को हरीश रावत समझकर इस लोकसभा के चुनाव में उठ करके खड़े हुई और कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजयी बनाइए। मैंने कार्यकर्ता को सर्वोच्च महत्व दिया है। मैं किसी भी पद पर रहा हूं, मेरे दरवाजे, मेरा दिल, मेरे दिमाग के दरवाजे कभी आपके लिए बंद नहीं हुए हैं। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया है। मैं वह हरीश रावत हूं जब आप पर दर्द कष्ट आया है। अभी हाल में पंचायती चुनावों के वक्त में 750 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर 307, 332, 333, 392 जैसी कई धाराएं, आपराधिक धाराएं लगा दी गई थी। उनको निषिद्ध करने का प्रयास हुआ था और शायद देश के इतिहास में मैं पहला भूतपूर्व मुख्यमंत्री होऊंगा जो पुलिस के और राज्य सरकार के इस तरीके के कृत्य के खिलाफ एक थाने में 32 घंटे खुले आसमान के नीचे धरने में बैठा हुआ हूं। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं का जमकर उत्साह बढ़ाया। नामांकन करने से पहले हरिद्वार रोड पर स्थित एक कॉलेज में पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं की जानकारी दें, ताकि हरिद्वार लोकसभा सीट पर एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराए। अरे भाई, आप खुद देख सकते हैं, आप इस मीटिंग में आए, जितना मतलब भारी भीड़ इस मीटिंग में थी कि बैठने के लिए कुर्सियां भी कम पड़ गई। इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि हर एक विधानसभा में, मैं तो ये कहता हूँ, जितने हमारे कार्यकर्ता, जितने हमारी पार्टी के पास है, जितने हमारे संगठन के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हम लोग चुनाव को 5 लाख तो यहाँ कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ हम उससे भी आगे इस चुनाव को लेके जाने वाले हैं। बहुत अच्छा चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की तैयारी भारत पूरे देश भर में हमारी बहुत अच्छी है। 400 पार जो मोदी जी ने नारा दिया है, हम उसमें हरिद्वार को सबसे आगे लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में हम 5 लाख से अधिक मार्जिन से जीते हैं। इसको तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं में अपूर्व उत्साह है, सब लोग जुट गए हैं। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से मोदी जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसके साथ ही बीजेपी अपने घोषणा पत्र को तैयार करने से पहले जनता का सुझाव ले रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जनता के सुझाव शामिल करने के लिए बीते दिनों 35 रथ कई विधानसभा क्षेत्रों में रवाना किए हैं। हर रथ के जिम्मे 2 विधानसभा क्षेत्र दिए गए हैं जो सुझाव लेकर आएंगे। सुझाव देने के लिए पार्टी ने ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध करवाई है। बीजेपी को कई जिलों से सुझाव मिल चुके हैं। नेता इस मसौदे को तैयार करने में जुट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सुझाव की जगह घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास नारे को लेकर काम करती है और जो सुझाएंगे उनको अपनी घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव 2024 में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर कल रुद्रपुर उधम सिंह नगर में अजय भट्ट अपना नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि रंगों के पर्व के साथ ही
चुनाव का महापर्व है और 19 अप्रैल को उत्तराखंड में चुनाव होना है। सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद पूरी लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में बहुत अधिक उत्साह है। कल 27 मार्च को नामांकन होगा और एक विशाल रैली प्रातः 10 बजे रुद्रपुर गांधी पार्क में आयोजित की जा रही है, जिसमें यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे चुनाव के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हजारों के हजार तादाद में कल नामांकन रैली में कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं। देश में अगले कुछ महीने हलचल भरे रहने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है। कई सियासी दलों ने लोकसभा चुनावों में बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अपनी अपनी रणनीतियों पर अमल करना शुरू कर दिया है। ऐसे में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी का सीधा मुकाबला केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से होना है। वहीं प्रकाश जोशी का कहना है कि इस लोकसभा सीट पर हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय प्रसाद से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंचने वाला है और इसी के साथ कांग्रेस की जो 2 सीटें बची हुई थी उनमें भी प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर प्रकाश जोशी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इतने कम समय में किस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं प्रकाश जोशी वो अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं और किस तरीके से किन किन मुद्दों पे ये चुनाव उनका रहेगा और किस तरीके से वो जीत की इस रथ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है जनता टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, सबसे पहली चीज, कांग्रेस की इस देरी को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 1 महीने से भी कम का समय अब इलेक्शन में रह गया है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि कांग्रेस ने टिकट देने में देरी की? नहीं, कोई देरी नहीं करी। 27 तारीख को नामांकन है। पार्टी ने 2 दिन पहले टिकट दे दिया है और नामांकन से पहले टिकट होता ही है। कभी थोड़ा और पहले होता है, कभी थोड़ा लेट होता है, पर लेकिन इसमें देरी नहीं कहेंगे। दूसरी बात, अगर आप इस देरी को तैयारियों से जोड़ रहे हैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे वो ब्लॉक स्तर का है, बूथ स्तर का है, जिले स्तर का कार्यकर्ता है, वो पूरे 12 महीने 5 साल इस सरकार की कुरीतियों के खिलाफ लड़ता रहा है। तो चुनाव की तैयारी कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है। उम्मीदवार कोई भी हो सकता है ना। आज मुझे पार्टी ने मौका दिया, किसी को भी मिल सकता था, लेकिन चुनाव तो उसने किसके बल पे लड़ना था? कार्यकर्ताओं के बल पे। और कार्यकर्ता तो पूरे साल भर जो है सड़क पर सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, जनता के मुद्दों को उठा रहा है, और वही कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ाएगा। तो इसमें कोई देरी की बात नहीं है। अच्छा प्रकाश जी, कार्यकर्ता बेशक चुनाव लड़वाएगा, लेकिन बात करें मुद्दों की, क्योंकि मेन अहम जो चीजें हैं वो जमीनी मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे जो हैं, उनमें क्या चीज आप देखते हैं कि किस तरीके के मुद्दे अभी हैं या होने चाहिए, या रोजगार को लेके, बेरोजगार युवाओं को लेके, या फिर अन्य जो जनमानस है उनको लेके क्या कुछ चीजें अभी उत्तराखंड में या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होनी चाहिए? देखिए, कुछ मुद्दे के नाम ऐसे हो सकते हैं कि वो सर्वव्यापी आपको पूरे देश में दिखेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लेकिन हम उत्तराखंड के संदर्भ में करेंगे तो यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है। नाम वही है, हालात अलग है। ठीक, यहाँ हम रोजगार की बात करेंगे तो पूरे पहाड़ खाली होते जा रहे हैं रोजगार की वजह से, पलायन होता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की जब सरकार बनी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने एक सिडकुल की स्थापना करी। उद्योग आए सैकड़ों की संख्या में, हजारों लाखों नौजवानों को नौकरी मिली। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो उनके समय स्थानीय उत्पादों को उन्होंने बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से लोग उसमें जुड़े, रोजगार उसमें मिला। लेकिन सच्चाई है कि अभी हमें बहुत कुछ उसमें करना है। नए रोजगारों का सृजन एक विषय है, लेकिन जो इस समय रोजगार उपलब्ध है उसमें हमारे नौजवानों की स्थिति क्या, उसको समझना है। राज्य सरकार के ऐसे बहुत से उपक्रम हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जहां हम अनुबंध के आधार पर नौजवानों को जोड़ते हैं। 12,000 15,000 उसको तनख्वाह देते हैं। मैं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, आप एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, तो वहाँ 300 के आसपास टोटल कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स मिला के। कुछ डॉक्टरों को छोड़ दे तो सभी अनुबंध पे हैं, सभी लोग। अनुबंध की कंपनी भी उत्तर प्रदेश की है, यहाँ की लोकल नहीं है। अब 12,000 14,000 तनख्वाह मिल रही है किसी भी नौजवान को। अगर वो स्थायी नौकरी कर रहा होता तो उसको 35 से 40,000 तनख्वाह मिलती, यानी उसकी योग्यता तो 35 से 40,000 की है। हम दे रहे हैं 10,000 12,000 15,000, ये उसके साथ अन्याय है। ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी, इस पे हम निश्चित तौर पर सरकार के सामने पूरे प्रदेश के नौजवानों को एक करके जोड़ेंगे। तो ये हो गया मेरे नज़र में रोजगार का एक बड़ा मुद्दा ये है।
सर्जन एक है लेकिन ये बिल्कुल रोजगार की आपने बात कही प्रकाश जी, रोजगार के नाम पर बहुत बड़ी एक चीज निकल के आई है उत्तराखंड रोजगार में, उत्तराखंड में अग्निवीर योजना, क्योंकि युवाओं से सीधा जो कांटेक्ट है वो अग्निवीर का सीधा युवाओं से लेके है, तो अग्निवीर योजना को किस तरीके से देखते हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, मैं इस पे आने वाला था। अग्निवीर देश के पूरे देश के नौजवानों के साथ एक धोखा है। ये न सिर्फ सेना को कमजोर करने का एक इनका योजना प्लान है, बल्कि देश की योजना जो नौजवान है उनके भविष्य को खत्म करने की योजना है। आप देखिए ना, एक सैनिक सिर्फ ये नहीं है कि एक महीने की तनख्वाह मिलेगी और वो चला गया बंदूक उठाकर बॉर्डर पर, ये नहीं है। एक हमारा नौजवान अगर सेना में भर्ती की उसकी योजना होती है बचपन से, तो ये नहीं होती है कि सेना में जाऊंगा और महीने की तनख्वाह मिलेगी। उसका विजन होता है कि मैं देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर सकूं, अगर मौका मिले तो मैं देश की सेवा करूं। सच्चे सिपाही हैं वो लोग। आज हम लोग एक अग्निवीर अगर जाता है और अगर वो उसको शहादत हो जाती है तो उसको शहीदी का दर्जा नहीं देते, उसको मिलने वाली उसके परिवार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ये धोखा है। इस पर कांग्रेस पूरे ताकत से लड़ रही है, न सिर्फ प्रदेश में पूरे देश में, और इस चुनाव के बाद आप देखेंगे कि हम इसको और मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जी अच्छा, अंतिम सवाल, सामने आपके नैनीताल लोकसभा सीट में सामने आपके सिटिंग एमपी हैं अजय भट्ट, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, कितनी बड़ी टक्कर देखते हैं या किस तरीके से पार पाने की आपकी जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से काम कर पाएंगे? माननीय अजय भट्ट जी निश्चित तौर पर 5 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, न सिर्फ सांसद के रूप में बल्कि केंद्रीय मंत्री के रूप में। जी बिल्कुल, अच्छे व्यवहारिक आदमी हैं। लेकिन जो एक सांसद के नाते, मैं व्यक्तिगत बिल्कुल बात नहीं कह रहा, बट क्योंकि वो सांसद भी है, जनप्रतिनिधि है, बड़ी अपेक्षाओं से जनता ने उनको चुनकर भेजा, और न सिर्फ उनको चुनकर भेजा बल्कि राज्य में उनकी सरकार दे दी है, केंद्र में उनके पास सरकार है। डबल इंजन ये लोग बोलते हैं ना, अब ये ट्रिपल इंजन हो गया था। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, और वो आपके मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने बहुत इसको उछाला भी है, कि आप कहते हो कि मैं पड़ोसी से इतना कर्जा लाऊंगा, ये काम करूंगा, दूसरी जगह से पैसा उठाऊंगा, ये काम करूंगा, जेब में कितने पैसे उसको खर्च नहीं करूंगा। मतलब 5 साल की सांसद निधि जो आपको मिली थी, आप उसका 40% ही खर्च कर पाए क्या? कारण क्या रहा होगा? जब आप उसको नहीं खर्च कर पाए तो आप राज्य और केंद्र सरकार से तो कुछ ला ही नहीं सकते। लेकिन मैं क्या, तो क्यों नहीं खर्च कर पाए, सवाल उसका है। आपकी नियत नहीं थी, समय नहीं मिला, क्या हुआ? नहीं, शायद आपके पास विजन नहीं था क्षेत्र के विकास का, शायद आपके पास योजनाएं नहीं थी कि आप उसको खर्च कहां करो। तो व्यवहारिक होना एक बात है, पर एक क्षेत्र की जो जनता आपको चुनकर भेज रही है उनके भविष्य के प्रति विजन रखना, ये अलग बात है। इसमें कहीं वो चूक गए हैं, इसमें बहुत पीछे। मैं मानता हूं कि क्षेत्र की जनता ये सवाल उनसे जरूर पूछेगी कि आप सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगोगे? अपने नाम पे अपनी उपलब्धियां कोई तो गिना दो, 1-2 जिसके नाम पे आप लोग वोट मांग सकते हो। ये क्षेत्र की जनता उनसे पूछ रही है और पूछेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे प्रकाश जोशी, कांग्रेस के प्रत्याशी नैनीताल लोकसभा सीट से, जिन्होंने साफ तौर पर टक्कर देते हुए कहा है कि भाजपा जो है, भाजपा के सांसद जो है नैनीताल लोकसभा सीट से अजय भट्ट, वो अपनी उपलब्धियां गिनाएं कि उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ किया है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी खबर का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।